वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 अक्टूबर और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कुछ सवालों को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 दरअसल हाल ही में संपन्न हुआ है। साल 2025 में यह इसका 12वां संस्करण था और इसका आयोजन 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक किया गया था। भारत में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। अब इस चैंपियनशिप में टॉप 3 कौन से देश है, यानी कि पदक तालिका में टॉप 3 देश कौन से रहे हैं? तो पहले स्थान पर रहा है ब्राजील। ब्राजील ने जीते हैं 44 पदक, जिसमें कि स्वर्ण शामिल है 15। चाइना है दूसरे स्थान पे, जिसने जीते हैं 52 पदक और जिसमें कि स्वर्ण शामिल है 13। तीसरे पर रहा है ईरान, जिसने कि जीते हैं 16 पदक, इसमें स्वर्ण शामिल है 9। तो अब ब्राजील ने 44 पदक जीते हैं और चाइना ने 52। तो ब्राजील पहले स्थान पे कैसे और चाइना दूसरे पे कैसे? तो दरअसल किसी भी पदक तालिका में पदक तालिका यानी रैंकिंग तय की जाती है उनके स्वर्ण पदक के आधार पे। तो ब्राजील ने स्वर्ण जीते हैं 15, जबकि चाइना ने जीते हैं 13। अब विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और भारत की बात करें तो दरअसल भारत ने इसमें 22 पदक जीते हैं, जिसमें कि स्वर्ण शामिल है 6, रजत है 9 और कांस्य है 7 और भारत इस पदक तालिका में रहा है 10वें स्थान पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 पदक। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस वर्ष तक दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2030 से 31। तो दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी गई है और इसके लिए अवधि कब से कब तक के लिए है? तो साल 2025-26 से लेकर 2030 से 31 तक और इसके लिए कुल वित्तीय प्रावधान किया गया है 11,440 करोड़ रुपए का। इसका उद्देश्य है देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही आयात पर निर्भरता को कम करना और किसानों की आय को बढ़ाना। इसके बाद कटाई, बुनियादी ढांचे आदि को मजबूत करना। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है अगले 6 वर्षों तक दालों के उत्पादन को 40% तक बढ़ाकर 350 लाख टन तक पहुंचाना। अगला सवाल है, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 तो दरअसल यह नोबेल पुरस्कार का हिस्सा है। तो अब नोबेल पुरस्कार यह है क्या, इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए भी नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए घोषणा की गई है, इसे भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं चिकित्सा के नोबेल के बारे में। तो दरअसल साल 2025 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र के लिए 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है, जिनमें की एक महिला भी शामिल है। अब ये 3 वैज्ञानिक कौन हैं? तो पहली है मैरी ई ब्रेनको, जो कि अमेरिका की हैं। दूसरे हैं फ्रेड रैम्सडेल, ये भी अमेरिका के हैं। तीसरे हैं शिमोन सकागुची, जो कि जापान के हैं। और इन तीनों को संयुक्त रूप से पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर शोध के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। अब क्या है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस? तो दरअसल यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को अपनी कोशिकाओं पर हमला करने से रोकती है। सामान्य स्थिति में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाती है, लेकिन कभी कभी यह गलती से शरीर के अपने ऊतकों को भी बाहरी मान लेती है। तो अब नोबेल पुरस्कार यह है क्या? तो दरअसल 24 जून साल 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अब अल्फ्रेड नोबेल तो दरअसल यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे और डायनामाइट के आविष्कारक भी। इसके अलावा साल 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया
किसे? तो रेड क्रॉस के संस्थापक जियां हैरी डुनांट और साथ ही फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पर सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। इसका मतलब कि जो भी विजेता चुने जाते हैं हर साल जिस क्षेत्र के लिए उन लोगों को 10 दिसंबर को सम्मानित किया जाता है। अक्टूबर महीने में सिर्फ इसकी घोषणा की जाती है और यह अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला है शांति, दूसरा है साहित्य, तीसरा है भौतिकी, चौथा है रसायन, पांचवा है चिकित्सा और छठा है अर्थशास्त्र। और इसके अलावा एक वर्ष में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही यह पुरस्कार दिया जा सकता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इसके अलावा शेष सभी पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो अब नोबेल पुरस्कार और भारत की बात करें तो दरअसल अभी तक 10 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब ये 10 भारतीय कौन से हैं? तो पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि साल 1913 में साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगले थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें कि साल 1930 में भौतिकी के लिए दिया गया था। तीसरे थे हरगोविंद खुराना, जिन्हें कि साल 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। चौथी थी मदर टेरेसा, जिन्हें कि साल 1979 में शांति के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। पांचवे थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें कि साल 1983 में भौतिकी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। छठे थे अमर्त्य सेन, जिन्हें कि साल 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। सातवें थे वीएस नायपॉल, जिन्हें कि साल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। आठवें थे वेंकट रमण रामकृष्ण, जिन्हें कि साल 2009 में रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। और 9वें थे कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें कि साल 2014 में शांति के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और 10वें थे अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें कि साल 2019 में अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अब अन्य क्षेत्रों के लिए जो घोषणा हुए हैं इसे देखेंगे तो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए भी 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है। ये 3 वैज्ञानिक कौन से हैं? तो पहले है जॉन क्लार्क, जो कि अमेरिका के हैं। दूसरे हैं माइकल एच डेवोरेट, ये भी अमेरिका के हैं। और तीसरे है जॉन एम मार्टिनेज, ये भी अमेरिका के हैं। और इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स टनलिंग पर शोध के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। और अभी तक कुल 118 बार भौतिकी के लिए यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें कि 228 वैज्ञानिक अब तक सम्मानित हो चुके हैं। अगला है रसायन के क्षेत्र के लिए, तो इसके लिए भी 3 वैज्ञानिकोकों को चुना गया है। ये 3 वैज्ञानिक कौन से हैं? तो पहले है सुसुमो कितागावा, जो कि जापान के हैं। सबसे पहले MOFs की अवधारणा को प्रयोगात्मक रूप दिया था इन्होंने, इसके लिए चुना गया है इन्हें। अगले है रिचर्ड रॉबसन, ब्रिटेन के हैं। इन्हें MOFs की संरचना और साथ ही धातु कार्बनिक संयोजनों की रासायनिक स्थिरता पर शोध के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। तीसरे हैं उमर मोनिशियागी, जो कि अमेरिका के हैं। गैस भंडारण साथ ही जल शुद्धिकरण में MOFs के व्यवहारिक उपयोग की दिशा दिखाने के लिए इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। और अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो दरअसल साहित्य के लिए 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो दरअसल हंगरी के उपन्यासकार हैं लास्लो क्रास्नाहोर्कई, इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा साल 2024 में साहित्य का नोबेल दिया गया था दक्षिण कोरिया की महिला को, जिनका नाम था हॉन कांग। दरअसल अभी तक यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली और एकमात्र महिला है। अगला है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2025। तो दरअसल इससे वेनेजुएला की महिला है मारिया कोरिना मचाडो, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। साल 1992 में दरअसल इन्होंने 8 नया फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य है कराकस में, यानी कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में वंचित बच्चों की सहायता करना। तो यहाँ पे 5 क्षेत्र के लिए पूरे होते हैं, यानी कि 5 क्षेत्र के लिए जो घोषणा की जा चुकी है इसे हम देख चुके हैं। अब बाकी रहता है सिर्फ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जिसकी घोषणा होने के बाद हम इसे भी पढ़ेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में मेरा हो चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर।
तो मेरा हो चोंगबा उत्सव, तो दरअसल यह मणिपुर में मनाया जाने वाला पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सव है और हाल ही में 7 अक्टूबर को इसे मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी समुदायों के बीच एकता और साथ ही सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में मेघालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस सोमेन सेन। तो दरअसल हाल ही में मेघालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोमेन सेन नियुक्त किए गए हैं, जो कि राज्य के 14वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और हाल ही में इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। अब मेघालय उच्च न्यायालय, तो दरअसल इसकी स्थापना 25 मार्च साल 2013 को की गई थी। इससे पहले यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत था और अपनी स्थापना के बाद इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, यानी कि बनी थी मीना कुमारी। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश को ISSA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। तो दरअसल हाल ही में भारत को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, जो कि साल 2015 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज था 19% और जबकि 2025 तक यह बढ़कर 64.3% तक पहुंच गया है। अब क्या है ISSA पुरस्कार? तो दरअसल इसकी शुरुआत साल 2013 में की गई थी और पहली बार यह पुरस्कार ब्राजील को दिया गया था और ISSA का मुख्यालय जिनेवा में है और सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए देशों या फिर संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। और ISSA का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन और इसकी स्थापना साल 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला सवाल है, हाल ही में हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है, जो कि ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है देश का। दरअसल हिमाचल प्रदेश वन्य जीव विभाग और साथ ही नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन बेंगलोर के सहयोग से हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के संभावित हिम तेंदुओं के आवासीय क्षेत्र का मौसम के अनुकूल सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में इस स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया के प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मान्यता प्राप्त एक वैज्ञानिक पद्धति है और कुल 73 हिम तेंदुए हैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। तो दरअसल हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे शुभांशु शुक्ला नियुक्त किए गए हैं, जो कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय भी हैं। अब क्या है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025? तो दरअसल यह राष्ट्रीय छात्र नवाचार और समस्या समाधान प्रतियोगिता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रेरित करना, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनौतियों या फिर विषयों पर अपने विचार तैयार कर सकें। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कक्षा की पढ़ाई से निकलकर वास्तविक जीवन की समस्याओं पर भी इन्हें काम करने का अनुभव देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, साथ ही अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है और इसके थीम रखे गए हैं 4, यानी कि विषय रखे गए हैं 4। पहला है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि स्वावलंबी प्रणालियां और साथ ही समाधान तैयार करने पे जोर दिया जाएगा। अगला है स्वदेशी, यानी कि देशी नवाचार और घरेलू संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। तीसरा है वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्थानीय उत्पादों, कारीगरी साथ ही स्थानीय संसाधन पर जोर दिया जाएगा। और चौथा है समृद्ध भारत। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर।
तो दरअसल हाल ही में बिहार के राजगीर जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। इसे नाम दिया गया है राजगीर क्रिकेट स्टेडियम या फिर राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और इस पे लागत कितनी आई है, यानी कि इसके निर्माण में खर्च कितना हुआ है, तो 11,100 करोड़ रुपए। और यह 18 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी क्षमता कितनी है, तो 40,000 दर्शकों के बैठने की इसकी क्षमता है। और महाराष्ट्र से लाई गई लाल मिट्टी और साथ ही मोकामा से लाई गई काली मिट्टी से यहाँ के पिच का निर्माण किया गया है। और इसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा अपना नया लोगो लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूपीएससी। तो दरअसल हाल ही में यूपीएससी द्वारा अपना नया लोगो और शताब्दी चिन्ह जारी किया गया है। दरअसल शताब्दी वर्ष के शुरुआत के प्रतीक के तौर पे यूपीएससी द्वारा ऐसा किया गया है। दरअसल 1 अक्टूबर साल 2026 को यूपीएससी की स्थापना के पूरे 100 साल हो जाएंगे। और साथ ही यूपीएससी द्वारा एक पोर्टल भी जारी किया गया है। इसका नाम है माई यूपीएससी पोर्टल या फिर माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। इसकी शुरुआत की गई है इस पोर्टल की, जो कि एक अनुभव पोर्टल है जिसमें कि यूपीएससी इंटरव्यू देने वाले वर्तमान या फिर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं ऐसे अधिकारी भी अपने अनुभव को साझा कर सकेंगे। अब यूपीएससी है क्या, तो इसे हम डेली वाले क्लास में पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ करेंगे तो फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। अगला सवाल है, कोंकण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। तो कोंकण सैन्य अभ्यास 2025 तो दरअसल भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों की नौसैनिक क्षमताओं का परीक्षण करना और साथ ही एक दूसरे के साथ सामंजस्य बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। और इसका आयोजन 5 अक्टूबर से किया जा रहा है और यह 12 अक्टूबर यानी कि आज तक चलेगा। कहाँ किया जा रहा है, तो भारत के पश्चिमी तट के पास समुद्र में। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नॉर्वे। तो ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 तो दरअसल हाल ही में जारी किया गया है किसके द्वारा, तो नेटेक्सिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के द्वारा। और इसमें 44 विकसित देशों का आकलन किया गया है, यानी कि इसमें भारत शामिल नहीं है। और इसमें अब टॉप 10 देश कौन से हैं, तो पहले स्थान पे रहा है नॉर्वे, दूसरे पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है डेनमार्क, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पर लग्जमबर्ग है, छठे पर है आयरलैंड, सातवें पर है आइसलैंड, आठवें पर है नीदरलैंड, 9वें पर है जर्मनी और 10वें पर है स्लोवेनिया। अब क्या है नेटेक्सिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, तो दरअसल एक वैश्विक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है यह, और यह वैश्विक स्तर पर संस्थागत, व्यक्तिगत और साथ ही रिटेल निवेशकों को वित्तीय समाधान प्रदान करता है। इसकी स्थापना साल 2007 में की गई थी और इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में। अगला सवाल है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर स्मिथ। अब शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 तो दरअसल इससे अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया जाएगा जो कि अमेरिका के हैं। अब शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यह है क्या, तो दरअसल यह एक अंतर्राष्ट्रीय गणितीय पुरस्कार है और इसकी शुरुआत साल 2005 में की गई थी। और श्रीनिवास रामानुजन जो कि भारतीय गणितज्ञ थे, इनके सम्मान में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, तो शस्त्र यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के द्वारा। और इस अवार्ड के लिए आयु सीमा है 32 वर्ष या फिर इससे कम और इसका मुख्य उद्देश्य है युवा प्रतिभाशाली गणितज्ञों को प्रोत्साहित करना। अगला सवाल है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो दरअसल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 9वां संस्करण था और इसका आयोजन 8 अक्टूबर को किया गया है। कहाँ, तो नई दिल्ली में। इसमें मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री और इसका विषय या फिर थीम था परिवर्तन के लिए नवाचार। अब क्या है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, तो दरअसल भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख डिजिटल टेलीकॉम उद्योग सम्मेलन है यह, जिसमें कि दूरसंचार, साथ ही मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेवा और नवाचार को एक मंच प्रदान
प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है दूरसंचार क्षेत्र में नए तकनीकी विकास, साथ ही नवाचार और व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महाजय घर योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। तो दरअसल हाल ही में गोवा सरकार द्वारा महाजय घर योजना शुरू की गई है और इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया, जो कि वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही सहकारिता मंत्री हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य सरकार और साथ ही सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करना और साथ ही पीड़ितों को मालिकाना हक दिलाना, साथ ही नियमित पंजीकरण कराना इनका, साथ ही वर्षों से न्यायिक एवं प्रशासनिक बाधाओं की वजह से कानूनी दर्जा न मिल पाने की समस्या का भी समाधान करना और ऐसे घर इसमें शामिल किए जाएंगे जो कि 28 फरवरी 2014 से पहले सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने हों और राज्य के इस योजना के तहत 11 लाख लोग लाभान्वित होंगे लगभग। अगला सवाल है, 68वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारबाडोस। तो 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025, तो दरअसल इसका आयोजन 5 अक्टूबर से किया जा रहा है और ये 12 अक्टूबर यानी कि आज तक चलेगा। कहाँ? तो बारबाडोस के ब्रिजटाउन शहर में और इसका आयोजन सीपीए द्वारा करवाया जा रहा है। अब सीपीए है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। भारत की तरफ से इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहा है। इसका विषय है राष्ट्रमंडल एक वैश्विक साझेदार। इसका मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार, साथ ही विधायी पारदर्शिता आदि। अब सीपीए क्या है? तो दरअसल इसका पूरा नाम है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन और इसकी स्थापना साल 1911 में की गई थी और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। इसका मुख्य उद्देश्य है संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा देना, साथ ही विधायकों को प्रशिक्षण और ज्ञान देना, साथ ही सदस्य देशों के बीच संसदीय अनुभव को साझा करना। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबू धाबी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन 9 अक्टूबर से किया जा रहा है और यह 15 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पे? तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में और इसका विषय है पर्यावरणीय शासन, साथ ही जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग भी इसके मुख्य विषय है, यानी कि इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी इन सब विषयों पे। अब क्या है विश्व संरक्षण कांग्रेस? तो दरअसल यह आयुसीन का एक प्रमुख कार्यक्रम है और हर 4 वर्षों पे इसे आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत साल 1948 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक पर्यावरण संरक्षण, साथ ही जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करना और साथ ही सहयोग को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में ईरानी कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदर्भ। तो ईरानी कप या फिर इसे ईरानी ट्रॉफी भी कहते हैं। तो ईरानी कप 2025, तो दरअसल इसकी विजेता रही है विदर्भ की टीम, जबकि उप विजेता रही है शेष भारत और इसमें मैन ऑफ द मैच रहे हैं अथर्व तायडे, जो कि विदर्भ के प्लेयर थे। अब क्या है ईरानी ट्रॉफी? तो दरअसल यह एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसका आयोजन बीसीसीआई द्वारा करवाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 1959-60 में की गई थी, जो कि रणजी ट्रॉफी के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पे की गई थी, जबकि साल 1960 से 61 में पहली बार इसके मैच खेले गए और दरअसल इसका नाम जुबिन ईरानी के नाम पे रखा गया है, जो कि क्रिकेट के संरक्षक थे और साथ ही बीसीसीआई के पदाधिकारी भी। अगला सवाल है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना कोंडारेड्डीपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो दरअसल हाल ही में दक्षिण भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव तेलंगाना का कोंडारेड्डीपल्ली बना है। इसका मतलब क्या? तो दरअसल गांव के सभी बिजली वाली जरूरतें अब सौर ऊर्जा से पूरी की जा रही हैं, जिनमें कि शामिल है घर, कार्यालय, सरकारी इमारतें, यहाँ तक कि खेतों के पंप आदि भी। और गांव के कुल 514 घर और 11 सरकारी इमारतें इनमें शामिल हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोक्यो।
तो हाल ही में दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची जारी की गई है। अब ये 10 शहर कौन से हैं? तो पहले पे है जापान का टोक्यो शहर, यहाँ पे 37.7 मिलियन लोग हैं वर्तमान में। दूसरे पर है भारत का नई दिल्ली, यहाँ पे 34.66 मिलियन लोग हैं वर्तमान में। तीसरे पर है चाइना का शंघाई, चौथे पर है बांग्लादेश का ढाका, पांचवें पर है मिस्र का कैरो, छठे पर है भारत का मुंबई, सातवें पर है चाइना का बीजिंग, आठवें पर है ब्राजील का साओ पाउलो, नौवें पर है मैक्सिको का मैक्सिको सिटी और 10वें पर है जापान का ओसाका। जापान के ओसाका में वर्तमान में 19.11 मिलियन लोग हैं। इसके अलावा 3 स्तरों पर इनका आकलन किया गया है। ये कौन से हैं? तो नगर निगम क्षेत्र के भीतर की जनसंख्या, इसके अलावा आसपास के उपनगरों समेत पूरा शहरी इलाका, इसके अलावा पूरी आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़ी महानगरीय सीमा। अब देखेंगे हम वन लाइनर वाले सभी महत्वपूर्ण सवालों को। तो पहला है, हाल ही में माई भारत नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मनसुख मंडाविया के द्वारा। अगला है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चाइना में। इसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज। अगला है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो चंडीगढ़। अगला है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अचंत शरद कमल। अगला है, हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ब्रजभूषण अग्रवाल। अगला है, पंडित छन्नू लाल किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है? तो शास्त्रीय गायक थे। अगला है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारत की मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक, जो कि 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने यह पदक जीता है। अगला है, हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? तो साने तकाइची। अगला है, हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। अगला है, हाल ही में भूमि एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। अगला है, हाल ही में राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अलवर में। अगला है, हाल ही में रूपिन फॉर्चुनाट जफी सांबो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो मेडागास्कर के। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला है, हाल ही में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में। अगला है, हाल ही में भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संजू सैमसन। अगला है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो लद्दाख में। अगला है, हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य में शुरू की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फिलीपींस के द्वारा। अगला है, हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो लोकनाथी डीबी पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री ने। अगला है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा। और भारत द्वारा इसकी मेजबानी 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक की जाएगी और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। अगला है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 की अवधि क्या है? तो 6 से 10 अक्टूबर तक। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराने टी आकार का पत्थर खोजा गया है? तो तुर्की में। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में।